नहीं, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिस्कशन करेंगे। चलो लेट मी स्टार्ट। सी, तो पहला तो डीसी वर्सेस एसी देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट करंट वर्सेस ऑल्टरनेटिंग करंट। सी, व्हाट इज सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट? सी, बैटरी। व्हाट इज बैटरी है, राइट, वेयर केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली वी कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी ऑल्सो, एसी से भी आप डीसी बना सकते हो, राइट। आपके फिजिक्स लैब में देखने मिलेगा आपको, राइट, एक ऑल्टरनेटिंग करंट से एक डायोड। डायोड यूज करके और फिल्टर सर्किट से यू कैन कन्वर्ट एसी टू डीसी ऑल्सो, राइट। तो डायरेक्ट करंट में होता क्या है? डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ करंट एंड वोल्टेज डज नॉट चेंजेस। तो अगर करंट और वोल्टेज की बात करो आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इधर इट्स कांस्टेंट या थोड़ा फ्लक्चुएटिंग होगा भी, तो डायरेक्शन विल नॉट चेंज, राइट। इवन इफ देयर आर स्मॉल फ्लक्चुएशंस, देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल नॉट चेंज। whereas in alternating current, direction changes, direction of voltage and current changes, राइट। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। ये तो सिनुसॉइडल बना ही दें, ऐसा स्क्वायर वेव भी हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं। किसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका सोर्स क्या होता है? एसी जनरेटर, राइट। इसका सोर्सेस एसी जनरेटर। सो देयर इज अ जनरेटर समवेयर केप्ट समवेयर, वहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है, वहां से हमारे घर पे सप्लाई होता है, राइट ना। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, व्हाई एसी? एसी की जरूरत क्या थी? मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एट अवर होम ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट, ठीक है। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो डायरेक्ट करंट पर चलते हैं, फिर और इनफैक्ट सारे डिवाइसेस डायरेक्ट करंट पर चल सकते हैं। तो एसी क्यों, डीसी क्यों नहीं? तो उसके पीछे दो रीजन है। सबसे पहले एसी का जनरेशन आसान है एंड चीप है। जनरेशन ऑफ एसी इज इजी एंड चीप, राइट। तो पहला एक बेनिफिट मिलता है आपको एसी ओवर डीसी का, जनरेशन एंड पे, जनरेशन एंड पे इट इज इजी टू जनरेट एसी, ठीक। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसफॉर्मर। सी, it is easy to increase or decrease the voltage. It is easy to increase or decrease the voltage in alternating current, but it's not easy, उसमें डायरेक्ट करंट में you cannot do this, नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर is a device which is used to increase or decrease the voltage. It operates on AC. Okay. So we have this topic in our syllabus. We'll discuss in detail how a transformer works. So what is step-up transformer, what is step-down transformer, वो सब पढ़ेंगे हम लोग. But for now, मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है बच्चों के कि why AC? ये अलग से क्यों लेके आए भाई? एज अ स्टूडेंट मेरे को तो हमेशा दिमाग में रहता था, आपके घर में मोबाइल चार्जर है, वो डीसी से चलना है, बल्ब डीसी से चल सकता है, फैन डीसी से चल सकता है, फ्रिज डीसी से चल सकता है, हर चीज डीसी से चल सकती है, तो फिर ये एसी लाए क्यों, डीसी क्यों नहीं लाया बाहर से? तो आंसर इज डीसी का ट्रांसमिशन बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रांसमिशन के टाइम में आपको वोल्टेज बढ़ाना घटाना पड़ता है, और वोल्टेज बढ़ाओगे घटाओगे कैसे? वो तो ट्रांसफार्मर से होगा। ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। करंट फ्लक्चुएट करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस प्रिंसिपल पे काम करता है, राइट। तो व्हाई एसी? बिकॉज generation as well as transmission is easy in case of DC AC, ठीक। अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसा होता है, तो इन डीसी में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है?
दिस इज अ कंडक्टर, राइट, दिस बी अ कंडक्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हेन यू करेक्ट अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इधर प्लस इधर माइनस के, तो these electrons start moving from lower potential to higher potential, right? ये इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे। याद है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था हमने, zigzag पाथ में चलते हैं, they keep on colliding and changing its course of movement, ऐसे चलते जाते हैं, याद है ना? हेलो, हाँ, तो एक्चुअल में उनकी वेलोसिटी बहुत हाई रहती है, लेकिन वो धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, राइट? तो जो वेलोसिटी जिससे वो लोग आगे बढ़ते थे, उस वेलोसिटी को क्या नाम था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इट अपीयर्स दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, इंस्टेड दे ड्रिफ्ट। वो क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करते हैं, राइट? सो ड्रिफ्ट करने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? And drift velocity was of the order 10 raised to minus 4 meter per second, 10 raised to minus 4, 10 raised to minus 5 meter per second. That means imagine एक सेकंड में वो कितना चलता है? एक सेकंड में 1/10 of the millimeter, मिलीमीटर सबने देखा, मिलीमीटर सबने देखा, राइट? तो 1/10 of the millimeter वो चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कितनी देर में? एक सेकंड में। अगर आप 1 मिनट तक वेट करोगे तो वो 6 मिलीमीटर चलेंगे, राइट? 6 मिलीमीटर, आपने मिलीमीटर देखा इस स्केल पे? तो 1 मिनट में पूरा वेट करने के बाद वो 6 मिलीमीटर चलते हैं। हाँ, सवाल ये जरूर था कि यहाँ एक बल्ब है, यहाँ एक बल्ब है, ये सेल लगा हुआ, देयर इज अ स्विच, इधर मैंने इसको ऑन किया और इधर बल्ब ग्लो कर जाता है। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब सॉरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट मैटर करता है। कहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचना नहीं है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचना नहीं है, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलते हैं। इधर आपने स्विच ऑन किया, इधर पे फुल इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस स्पीड से ट्रेवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर के अंदर सेट हो जाता है। अब बस फिर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसा घूमना चालू कर देते हैं। So electrons start moving in a direction, right? And obviously वो टकरा टकरा के जाएगा तो ड्रिफ्ट बोलते हैं लोग, ठीक है? अब देखो ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे होता है। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है ऐसे, तो एक इलेक्ट्रॉन उठा के देखो आप, तो कैसे जाएगा मालूम है? थोड़ी देर इधर चलता है, थोड़ी देर इधर चलता है, थोड़ी देर इधर चलता है, थोड़ी देर इधर, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, आपको लगेगा सर यहाँ कोई कुछ चल ही नहीं रहा है। लेट्स इमेजिन, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, फिगर आउट कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, सॉरी हाउ मच डिस्टेंस एन इलेक्ट्रॉन कवर्स इन ऑल्टरनेटिंग करंट। सपोज इंडिया में जो साइकिल है, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की, वो कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब एक सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 100 टाइम्स। डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस 100 टाइम्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, पता नहीं आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। 100 टाइम्स चेंज करता है, मतलब एक बार electron travels for 0.01 second in one direction and then reverses the path. एक सेकेंड में एक डायरेक्शन में और सिर्फ 0.01 सेकेंड ही चलता है, ठीक? आ रहा समझ में? उसमें भी स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फॉर 0.01 सेकेंड इन वन डायरेक्शन। अब देखो इतनी देर में वो सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया आपका 10⁻⁴ इंटू 10⁻², तो ये हो गया 10⁻⁶। So distance traveled by electron in any direction is 10⁻⁶ meter.
इसका मतलब क्या है, 1000th पार्ट ऑफ द मिलीमीटर। ये इतना डिस्टेंस आगे जाएगा, फिर वहीं से वापस, फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं, फिर वहीं। ये एक्चुअली अगर एनलार्ज करके दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, ऐसा है, ऐसा आएगा, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन कीप्स ऑन वाइब्रेटिंग, कहीं चल के ऐसा नहीं जाता, बस इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? It appears that electron is oscillating about a fixed point. All the electrons, they do not travel in a direction for a long time. They travel in a direction only for 0.01 second. ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि फिर ये कैसा करंट हुआ, कि फिर ये कैसा करंट हुआ। तो ठीक है ना, करंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन चलता रहे। What do you mean by current? Electron should keep on moving. नहीं, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन चलते रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन चलता रहेगा तो टकराता रहेगा, तो हीटिंग इफेक्ट होगी। एक डायरेक्शन में चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आएगा, इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, फिर उल्टा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगा, सब चलता रहेगा जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन चलना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन शुड मूव, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट शुड मूव इन वन डायरेक्शन, राइट? इट शुड कंटिन्यू मूविंग, चलते रहना चाहिए। ओके, क्लियर है? यस सर। अब देखो और कुछ छोटी छोटी चीजें। कौन सा पॉइंट है? थर्ड ना, कैपेसिटर। कैपेसिटर अगर आप एसी में लगा, डीसी में लगाओगे तो कैसा चलेगा? डीसी में अगर आपने कैपेसिटर लगा दिया तो कैसे चलेगा? एक बार ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, राइट? एक रेजिस्टर भी लगा देता हूँ तो बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा। हाँ, ये हो गया, एक बार ये चार्ज हो गया, इसके बाद करंट उसको, सॉरी, वो करंट को फ्लो होने नहीं देता। इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर हो गया, ये फिर अपने थ्रू करंट फ्लो होने नहीं देगा, राइट? सेल विल नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट। ओके, समझा? डीसी में ऐसा ना हो, सर एसी में ऐसा ना हो। एसी का सिंबल ये है, ये जैसे सेल बनाते थे यहाँ पे, ऐसा सोर्स होता है अल्टरनेटिव। इसमें ऐसा नहीं होगा, क्यों? अभी ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये बैटरी, सर ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज हो रहा है, थोड़ी देर में ये जीरो हो जाएगा, दोनों जीरो हो गए, तो इस पे से करंट इधर आने लगेगा, फिर थोड़ी देर में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर से ये नेगेटिव बनने लगेगा और ये पॉजिटिव बनने लगेगा, फिर थोड़ी देर में ये दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये चीज चलते रहती चलते रहती चलते रहती। हेलो? हाँ सर, समझ गए। तो कैपेसिटर ऐसे काम करता है, किसमें? एसी में करंट फ्लो होता रहेगा, इसी में करंट फ्लो नहीं होगा, एक टाइम के बाद करंट स्टॉप है। अगर इंडक्टर की बात करो तो इंडक्टर, अगर ये रेजिस्टर के साथ इंडक्टर लगा दिया आपने डीसी में डायरेक्ट करंट, तो क्या होगा? जैसे आप ऑन करोगे इसमें करंट बढ़ना स्टार्ट होगा, थोड़ी देर के लिए एक तरह से अपोज करेगा, बट जैसे ही करंट कांस्टेंट हो जाएगा, इसका होना नहीं होना कोई फर्क नहीं होगा। आफ्टर सम टाइम इस पे वोल्टेज हो जाएगा जीरो, वो एक स्ट्रेट वायर की तरह हो जाएगा। बट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाओगे आप तो इसमें तो करंट फ्लक्चुएशन होता ही रहेगा, तो इसमें कभी भी वोल्टेज ड्रॉप, ऑब्वियसली इसमें फ्लक्चुएटिंग होगा, जीरो कभी होगा, बट ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जीरो हो जाए, राइट? तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर आप लगाओगे तो इसमें बराबर करंट फ्लो होने देगा कौन? इंडक्टर। ओके, आ रहा है समझ में? हाँ सर। अब देखो, अगर मैं आपसे हीटिंग इफेक्ट पूछूं तो हीटिंग इफेक्ट किस में ज्यादा होगी? डीसी में ज्यादा होगी या एसी में ज्यादा होगी? एसी हीटिंग में। इफेक्ट अगर बोलूं, एसी में हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगी, राइट? डीसी वर्सेस एसी, तो डीसी में ज्यादा होगी, एसी में कम होगी। हीटिंग इफेक्ट इन डीसी विल बी मोर देन एसी। व्हाई सो? क्यों भाई? पहले तो आपने बोला एसी, तो वो गलत है। आपने क्या सोच के एसी बोला, पहले ये बताओ मुझे। सर वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड, मतलब वो ज्यादा आसपास ट्रेवल कर रहे हैं ना, और एक ही जगह पे बार बार
सो इलेक्ट्रॉन व्हाट, घूम रहे हैं तो टकराने से मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन्स का एटम से कोलिजन होना जरूरी है एनर्जी के लिए, हीटिंग इफेक्ट के लिए। इलेक्ट्रॉन्स का टकराना जरूरी है एटम से, जहां पे एनर्जी लॉस होगी, राइट। सो एनर्जी लॉस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड होना चाहिए। तो डीसी में तो भी चल रहे हैं तो भी कोलिजन होगा, एसी में चल रहे हैं तो भी कोलिजन होगा। कोलिजन तो होना ही है ना, उसमें क्या करना है अपने। हेलो, हाँ सर समझ तो गए। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको हीटिंग एसी में ज्यादा होनी चाहिए, उल्टा मैं बता रहा हूँ आपको डीसी में। वैसे तो ये इलॉजिकल बात है, सब वोल्टेज पे डिपेंड करता है, राइट। हाँ, अगर मैं 100 वोल्ट का डीसी लाऊंगा, 100 वोल्ट डीसी एंड 100 वोल्ट पीक वोल्टेज है, 100 वोल्ट पीक वोल्टेज एसी लाऊंगा, तो इसमें ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। इसमें वैसे तो सब वोल्टेज करंट इन सब पे डिपेंड करता है, ये तो फालतू वाली बात हो जाएगी कि आप डीसी ज्यादा हीट करता है एसी, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो समझो दो वोल्टेज लेके आया, कौन सी, एक 100 वोल्ट की डीसी लेके आया और एक 100 वोल्ट का एसी लेके आया, ठीक। पीक वोल्टेज ये 100 वोल्ट का, ऐसे 100 वोल्ट का डीसी, 100 वोल्ट टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज और ये टाइम, और ये है आपका एसी। यहाँ पे पीक वोल्टेज आपका 100 है, +100, इधर पे -100। तो नेचुरली इसमें ज्यादा हीटिंग होगी, क्यों? अरे इसमें कांस्टेंट सप्लाई 100 आ रही है, इसमें 0 से 100 पहुंची, फिर 0 हो गए, फिर दूसरे डायरेक्शन में 100 पहुंची। तो इसमें मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से हीटिंग को इफेक्ट नहीं पड़ता, हीट तो फिर भी होगा। इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए ना कंडक्टर, हीटिंग विल टेक प्लेस इन बोथ द केसेस, राइट। बट भाई मैग्नीट्यूड तो कम कर रहे हो ना आप, इसमें क्या दे रहे हो, कांस्टेंट सप्लाई। तो कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन चलते जा रहे, टकराते जा रहे, टकराते जा रहे, एनर्जी बाहर आती जा रही, आती जा रही। whereas in AC magnitude and direction both change, राइट। सो मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। अब एक सवाल ये आता है कि 100 वोल्ट पीक एसी, 100 वोल्ट पीक वोल्टेज वाला ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट डीसी वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हीटिंग। सवाल ये आता है, क्या ऐसा कुछ कानून है, कुछ ऐसा रूल है कि 100 वोल्ट एसी लाओ या इतने वोल्ट डीसी लाओ, दोनों में हीटिंग सेम होगी? है कुछ ऐसा रूल? सर एक और बार वापस रिपीट करो। ले, अरे बाबा, 100 वोल्ट पीक वोल्टेज वाला एसी है, उससे कुछ हीटिंग होगी? मेरा क्वेश्चन है, दिस विल बी एज गुड एज व्हाट कांस्टेंट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हीटिंग? 100 वोल्ट पीक वोल्टेज वाला सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज है, इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट कांस्टेंट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हीटिंग? अभी 2-3 दिन पहले ही सिखाया था। कीर्तन, हाँ सर। बता। एक सिनुसॉइडल वोल्टेज है, ऑल्टरनेटिंग करंट, 100 वोल्ट पीक है, तो इट इज एज गुड एज हाउ मच कांस्टेंट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हीटिंग? 100/√2। शाबाश, याद है। RMS, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर 100/√2। 100 वोल्ट इसका पीक वाला, या तो 100/√2 70.71 वोल्ट डीसी, दोनों इक्वल हीटिंग देंगे ऑब्वियसली अक्रॉस सेम रेजिस्टर। तो 100/√2 दैट इज 70.71 is equivalent to 100 वोल्ट पीक वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, आ रहा समझ में? हेलो। हाँ सर। अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो कैसे होता है मैग्नेटिक इफेक्ट?
अगर आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, जैसे एन इंडक्टर, अगर इसमें आप करंट पास करो, कौन सा, डायरेक्ट कांस्टेंट करंट हो रहा है, तो इस पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो वेरी करेगा या सेम रहेगा? बोल दो। सर ये डीसी के लिए कि एसी के लिए? सॉरी, ये डीसी है ना, सेल लगा है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट रहेगा। क्यों? ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है करंट का, ना डायरेक्शन, म्यू नॉट एन आई, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। यहीं पे अगर आपने डीसी लगाया होता ना, डीसी सॉरी एसी लगाया होता, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, फ्लक्स, डायरेक्शन वायरेक्शन सब चेंज होगा, राइट? भाई करंट आपका चेंज हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, राइट? अगर फ्लक्स की बात करूं तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई, ये ना, इतना था। अगर करंट आप चेंज करोगे तो फ्लक्स आपका चेंज होगा, डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स चेंज होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर है डी आई बाई डी टी, यहाँ पे डी फाई बाई डी टी जीरो होता है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होता रहता है इन डायरेक्ट करंट, वेयरएज इन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब फिक्स रहता है इन डीसी, वेयरएज एसी में ये सारी चीजें बदलती रहती है। आ रहा समझ में? हेलो, कुछ बोलते ही हाँ नहीं सर। है, बोला करो ना यार, परेशान हो जाता हूँ मैं। अब तो लेट्स रिकॉल, एक एलसी ऑसिलेटर था मेरे पास, एक सर्किट था, एलसी ऑसिलेटर था, इंडक्टर का कुछ क्या हो रहा था, ये कैपेसिटर मैंने चार्ज करके रखा था, नहीं? तो ये करंट सेंड करने लग गया था, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टोटल कंजर्व रहना चाहिए था, बट इंडक्टर का खुद का वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, जिससे थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी लॉस होती रहती है। और भी कुछ रीजंस होते हैं, वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हिच विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें भी डायरेक्शन चेंज होते, एनर्जी लॉस होता है। तो वही एनर्जी लॉसेस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया था, which was of the form em sin omega dt। अगर मैं फाई ना लगाऊं, इनिशियल फेज जीरो मान लूं, तो एक सिनुसॉइडली वेरिंग वोल्टेज बाहर से लेके आए, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा डी टी। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ सर। अब देखो, हाँ, इस सर्किट का चाहे तो रेजिस्टर लगा हो या ना लगा हो, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी 1/√LC, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, राइट? यस सर। हाँ, और ये ड्राइविंग फोर्स की ड्राइविंग जो वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा डी। अब मैं 4 सर्किट है हमारे सिलेबस में, स्पेशल सर्किट्स, प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे हम डिटेल में। फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, मतलब पहले एक सर्किट पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टर लगा होगा बस और कुछ नहीं होगा। वो फिर तो हम पढ़ेंगे पढ़े जा रहे हैं। प्योर, बेटा अभी तक हमने किस में लगाया था, किसमें लगाया था? सर्किट में। सीरीज एलसीआर सर्किट।
हमने लगाया था डीसी में, अच्छा हाँ डीसी सर्किट था, राइट। अब एसी सर्किट है, ठीक। तो सवाल ये आता है कि डीसी और एसी में इतना क्या फर्क हो गया भाई? क्या V इक्वल टू आई आर उसमें नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा V इक्वल टू आई आर, राइट। हाँ लेकिन सर। अब होता क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। अगर सिर्फ रेजिस्टर होता तो चीजें बहुत आसान होती है, एक कैपेसिटर और इंडक्टर भी है। होता क्या है, जब मैं देखोगे ना आप यहाँ पे, मैंने एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, बड़ा अजीब सी जादू जैसी चीज लगेगी आपको स्टार्टिंग में, फिर बाद में समझ में आने लगेगा। लगाया मैंने यहाँ पे इस वक्त समझो 200 वोल्ट लेटस से, आपको दिखाई देगा इस पे 180 चल रहा है, इस पे 70 चल रहा है, इस पे 50 चल रहा है, ऐसा। आप बोलोगे सर ये तो अगेंस्ट किरचॉफ्स लॉ हो गया, ये 200 है, 180, 250, 300, 300 यहाँ लगा हुआ, यहाँ 200 लगा हुआ है, मतलब सोर्स 200 का दे रहा है लेकिन यहाँ इनके पास 300 है। ये क्या जादू हो गया? नहीं समझा? समझा सर। तब आपको मालूम चलेगा कि भाई यहाँ पे वोल्टेज ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो सकता है। ये 70 माइनस 50 बना रहे हो तो 20 बना रहे हो, इसलिए टोटल 200, क्योंकि टोटल तो 200 ही आना चाहिए, तो डायरेक्शन किसी का उल्टा होगा, राइट। हाँ सर। किरचॉफ्स लॉ ही, किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कि किरचॉफ्स लॉ ही चेंज हो गया। यहाँ पे वर्क डन, जितना सप्लाई करोगे एनर्जी उतना ही एनर्जी मिलेगी आपको, राइट। बट कुछ अजीब सी झोल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो थोड़े से फर्क होते हैं। अब हमको मालूम है जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ाते तो करंट भी बढ़ता है। अब बढ़ता यहाँ है। देखोगे आप वोल्टेज, अब आप उल्टा देखोगे, करंट कम हो रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, ऐसा देखोगे आप। ये मतलब एकदम मैजिकल लगेगा आपको। करंट आप क्या कहाँ देखोगे? कम हो रहा है? अरे होता है ना बेटा, ये सर्किट्स में लैग रहता है। जब ये अपने पीक पे पहुंच जाता है तब ये जीरो पे होता है, जब ये नीचे आने लगता है तो ये ऊपर जाता रहता है, तो मतलब चेंज होता रहता है, ऐसा रहेगा कि वोल्टेज समझा। वोल्टेज कैसा जा रहा है, वोल्टेज ऐसा चल रहा है और करंट भलते ही कुछ चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है। जब ये जीरो पे है तो ये अपने पीक पे है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जब ये पीक पे पहुंचेगा ये जीरो, ये और नीचे, ऐसा लैग रहता है, फेज डिफरेंस रहता है 90 डिग्री का। तो अजीब अजीब सी चीजें समझा सर। मिलेंगी। आप देखोगे, कभी आपने सुना नहीं होगा कि वोल्टेज भी है करंट भी है फिर भी एनर्जी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। भाई अभी वोल्टेज है, ठीक है, घर में आपके एक पॉइंट बना हुआ है एसी का, ये बना हुआ, ठीक, ये वोल्टेज है इस पे, तो क्या एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? नहीं। अब इससे करंट भी निकल रहा, तो एनर्जी कंज्यूम हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रही। सत्यानाश। वोल्टेज है, करंट है, इससे करंट आप ड्रॉ कर रहे हो, इससे आपने करंट निकाल रखा, तो मीटर, आपका घर का मीटर नहीं चलेगा? चलेगा तो सही। फिर तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी होगी। भाई। आपके घर में सप्लाई आ रही, वोल्टेज आ रहा है, नहीं, अगर आप उससे करंट भी निकाल रहे हो तो एनर्जी कंज्यूम हो रही ना, घर का बिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएगा। राइट। आप ऐसा देखोगे वॉटलेस करंट, वोल्टेज भी है करंट भी है लेकिन एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, वॉटलेस करंट बोलते हैं उसको। तो थोड़ा जादू जैसा तो लगता है ये। अच्छा। सो फर्क है, ठीक है, इतना सिंपल नहीं है। तो ये 4 सर्किट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, और ऑब्वियसली फिर एक रेजोनेंस करके टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट सा, इन्फिनिट ट्रांसफार्मर है। तो ये 4 टाइप के सर्किट्स पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट मेन, ये सबसे मेन टॉपिक है, क्वेश्चन एक्चुअली सब इसी से आते हैं, यही 4 टॉपिक्स है। इससे फिर थोड़ा रेजोनेंस है, और रेजोनेंस इज अ पार्ट ऑफ एलसीआर सर्किट एंड फिर ट्रांसफार्मर, बस यही टॉपिक है। कई टीचर्स तो ये पूरा चैप्टर 2 लेक्चर में उड़ा देते हैं, बट वो फिर वही वाली हाँ बात सर, है कि आप ये ग्रीन फिंगर्स वाले करते हैं सर। फिर वही वाली बात है कि आप याद कर लो, बस यही आने वाला एग्जाम है, समझ में कुछ नहीं आएगा। समझना है तो जैसे मैंने पढ़ाया वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, उसमें बड़ा सर एनालॉजी हम का रोल चतुर है। नहीं है सर, हम छाछड़ है रंचो सर, संचोर दास है। हाँ रेंचो है सर। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं हम लोग तो ये 3 सर्किट, मिलते हैं। 2 लेक्चर और लगेगा, इसको खत्म कर देंगे।